नमस्कार स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था जो बोर्ड एग्जाम है 2024 उसको ध्यान में रखते हुए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए थे अपन ने, जो थे लघुतरात्मक व अति लघुतरात्मक प्रकार की। इस दूसरे लेक्चर में जो चैप्टर 1 है उसी के 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वो है MCQs बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है भ्रूण कोश के अंड उपकरण से संबंधित गलत कथन है। यानी कि भ्रूण कोश के अंतर्गत जो बीजांड द्वार होता है उसके वहां पे 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है, उसको कहा जाता है अंड उपकरण। तो उसके से संबंधित क्या गलत कथन है? तो पहला ऑप्शन है अपने पास में, वो है 2 सहायक कोशिकाएं होती है उस अंड उपकरण में, एक अंड कोशिका उपस्थित होती है उस उपकरण में, 3 प्रतिव्यासांत कोशिका उपस्थित होती है, या अंड उपकरण बीजांड द्वार सिरे पर होता है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये है भ्रूण कोश। यहां पे 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको कहा जाता है अंड उपकरण या अंड समूची। यहाँ पे 3 कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको कहा जाता है प्रतिव्यासांत एंटीपोडल। यहाँ से क्या होती है, जो पराग नलिका होती है वो प्रवेश करती है किसके अंतर्गत, भ्रूण कोश के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं 2 नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ क्या है, भ्रूण कोश के अंड उपकरण से संबंधित गलत कथन क्या है? पहला है 2 सहायक कोशिकाएं होती है, तो इनको कहा जाता है सहायक कोशिकाएं, पहला ऑप्शन सही है। एक अंड कोशिका होती है, इसको कहा जाता है अंड कोशिका, सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, यानी कि इनको कहा जाता है एंटीपोडल। ये अंड उपकरण यानी अंड समुच्चय का भाग नहीं है। चौथा ऑप्शन है अंड उपकरण बीजांड द्वार सिरे पे होता है, यानी जहां पे बीजांड द्वार होता वहां पे अंड समुच्चय होता है, तो ये भी सही है। गलत कथन कौन सा है? सी प्रकार का, यानी कि जो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं वो इस अंड उपकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। दूसरा है भुट्टा कॉर्न केव में किस प्रकार का परागण होता है, यानी कि जो भुट्टा होता है उसमें किस प्रकार का यानी किस माध्यम से परागण संपन्न होता है? जल के माध्यम से, कीट परागण यानी कीट के माध्यम से, वायु परागण या पक्षी परागण? तो इसमें होता है वायु परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है जलकुंभी वाटर हाइसिंथ किस प्रकार का पादप है? जलकुंभी वाटर हाइसिंथ किस प्रकार का पादप है, यानी कि इसके अंतर्गत कौन से प्रकार का परागण होता है? जल के द्वारा परागण होता है, कीट के द्वारा परागण होता है, वायु के द्वारा परागण होता है, या पक्षी के द्वारा परागण होता है? इसका आंसर है जल के द्वारा परागण हो रहा है। युक्का पादप में परागण किसके माध्यम से होता है? युक्का पादप एक सहजीवी पादप का उदाहरण है, इसमें परागण होता है शलभ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन कौन करता है? एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग पाया जाता हो, यानी या तो नर जननांग होता है या मादा जननांग होता है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? मक्का, अरंडी, पपीता, उपरोक्त सभी। तो इनमें जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी पपीता भी एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है, अरंड या अरंडी जो है वो भी एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है, और जो मक्का का पौधा होता है ये भी एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है। लेकिन तुम्हारे को यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जो पपीता होता है ये डायोसियस प्रकार का पादप है, जबकि अरंडी और जो मक्का है ये मोनोसियस प्रकार के पादप है।
डायोसियस प्रकार के पादप का मतलब ये है कि जो नर पुष्प और मादा पुष्प होते हैं वो अलग अलग पौधों पे उत्पन्न होंगे। लेकिन जो अरंडी और मक्का है इसमें पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक है नर पुष्प, एक है मादा पुष्प, लेकिन दोनों पुष्प कहाँ होते हैं? एक ही पौधे पे होते हैं। तो ये दोनों उदाहरण है किस प्रकार के पादप के? एक लिंग मोनोसियस पादप के। और जो पपीता है वो किसका उदाहरण है? डायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश को कौन दिशा निर्देशित करता है? क्वेश्चन है नेक्स्ट, बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश को कौन दिशा निर्देशित करता है? ये अपन ने जो अति लघुत्रात्मक सोल किए थे वहां भी बताया था कि बीजांड जो द्वार होता है जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है वहां पे अंड समुच्चय पाया जाता है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है अंड कोशिका और दो होती है सहायक कोशिकाएं। तो सहायक कोशिकाएं एक विशेष संरचना का निर्माण करती है जिसको कहते हैं तंतु रूप समुच्चय। ये तंतु रूप समुच्चय ही क्या करता है? पराग नलिका को निर्देशित करता है कि उसको कहां प्रवेश करना है। तो इसका सही आंसर है तंतु रूप समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसंलयन के परिणाम स्वरूप किस संरचना का निर्माण होता है? ट्रिपल फ्यूजन होने के उपरांत कौन सी संरचना विकसित होती है? ऑप्शन है युग्मनज, भ्रूण, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और भ्रूणपोष। यहां विशेष ध्यान रखना है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भी ऑप्शन में है और भ्रूणपोष जो ऑप्शन है वो भी है। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तब सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है और यही आगे जाके किसका विकास करती है? भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का विकास करती है। तो इसका आंसर है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष की जो सूत्र गुणिता होती है यानी प्लॉइडी जो लेवल होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है या द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या बहुगुणित होता है? तो जो भ्रूणपोष होता है वो ट्रिप्लॉइड प्रकार का होता है, त्रिगुणित होता है। ये त्रिगुणित कैसे होता है? ये एक भ्रूण कोश है जिसके अंतर्गत 3 कोशिकाओं का समूह है, मध्य के अंदर द्विकेंद्रक होता है और दूसरे सिरे के ऊपर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन तीनों कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, इन तीनों कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन यहाँ जो कोशिका है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसीलिए जो भ्रूण कोश होता है ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना मानी जाती है। अब होता क्या है, जब पराग नलिका में 2 नरयुग्मक आते हैं, पहला जो नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ में संलयित हो जाता है और जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो इस द्वितीय केंद्रक के साथ में संलयित होता है। तो 1 केंद्रक, 2 केंद्रक और 3 केंद्रक, तो इसीलिए इसको कहा गया है त्रिसंलयन। तो इसके अंतर्गत कितने केंद्रक होंगे? 3n। तो 3n है त्रिगुणित। भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है, यानी कि ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष उपस्थित होता है उसको कहा जाता है भ्रूणपोषी बीज। तो ऐसे कौन से बीज है जिनके अंदर भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है? जैसे मटर के पौधे में या मूंगफली में या अरंडी में या सेम में। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना, जो मोस्टली एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। इनको कह सकते हैं अपन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस बीज भी कहा जाता है इनको। तो उसका उदाहरण है अरंडी। मटर में अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है, मूंगफली में अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है और सेम में अभ्रूणपोषी बीज पाया जाता है। मटर कैसा होता है? डाइकोट। मूंगफली कैसा होता है? डाइकोट।
सेम कैसा होता है, डाइक। तो तीनों में पाया जाता है अभ्रूणपोषी बीज, और जबकि जो अरंडी है उसमें कौन सा पाया जाता है, भ्रूणपोषी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है। नाम ही क्या है, द्विबीजपत्री, यानी इसको द्विबीजपत्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको द्विबीजपत्री कहा गया है। तो द्विबीजपत्री भ्रूण में कितने बीज पत्र होंगे, 2। एक बीजपत्री में कितने होंगे, 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चौल संरचना किस प्रकार के बीजों में पाई जाती है। तो देखा होगा जो बीज होते हैं उनमें एक मुख्य संरचना दो संरचनाएं पाई जाती है, जिसको कहा जाता है, एक को तो मूलांकुर यानी कि रेडिकल, और एक संरचना को कहा जाता है प्रांकुर यानी प्लूमल। मूलांकुर किसका निर्माण करता है, मूल का निर्माण करता है, जबकि प्रांकुर किसका निर्माण करता है, प्रहोभाग का निर्माण करता है। तो मूलांकुर को ढकने वाली जो संरचना है उसको कहा जाता है मूलांकुर चौल, जबकि जो प्रांकुर होता है उसको ढकने वाली जो संरचना है उसको कहा जाता है प्रांकुर चौल। तो ऐसे कौन से बीज है जिनमें मूलांकुर चौल पाया जाता है, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, अनिषेक जनित में, या सभी में। तो जो एक बीजपत्री होते हैं उनके अंदर मूलांकुर चौल पाया जाता है। बीजों में उपस्थित अवशिष्ट बीजांड काय कहलाता है, यानी कि कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनके अंतर्गत क्या होता है, बीजांड काय, जो बीजांड का एक भाग है वो उपस्थित रहता है, तब उसको क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म, भ्रूण या भ्रूणपोष या निभाग। तो इसका सही आंसर है परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म। परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, यानी इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वह है काली मिर्च में पाया जाता है। इसके अलावा चुकंदर में भी ये देखने को मिलता है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, तो आंसर है अपने पास में काली मिर्च और चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क फल का उदाहरण है। फल 2 प्रकार के हैं, शुष्क फल का उदाहरण है जब फल अंडाशय से बन रहा है, तो अंडाशय की जो दीवार है वो किसका निर्माण कर रही है, फल भित्ति का निर्माण कर रही है। फल भित्ति में 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, जिसको कह रहे हैं बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। जब फल भित्ति 3 परतों में विभाजित रहती है तब तो उसको कहा जाता है गूदेदार फल, और जब फल भित्ति 3 परतों में विभाजित नहीं रहती है तब उसको कहा जाता है शुष्क फल। तो यहाँ क्वेश्चन है अपने पास में शुष्क फल का उदाहरण है, तो आम एक गूदेदार फल है, संतरा एक गूदेदार फल है, सरसों शुष्क फल है, और अमरूद एक गूदेदार फल है। इसका सही आंसर है सरसों। ऐसा फल जो बिना निषेचन के विकसित होता है। एक टर्म आती है जिसका नाम है असंजनन। असंजनन यानी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, बिना निषेचन के बीज का बनना या बीज का विकसित होना, वो तो है एपोमिक्सिस, असंजनन। जबकि बिना निषेचन के फल विकसित हो रहा है तो उसको कहा जाता है अनिषेक फल या अनिषेक फलन। उदाहरण है केला, और ये हमेशा कैसे होते हैं, बीज रहित। ऐसे जो भी फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं, यानी पार्थेनोकार्पी, वर्ड सुना हो पार्थेनोकार्पी, तो जो भी पार्थेनोकार्पी के द्वारा विकसित हो रहे फल
वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। इसका उदाहरण है केला। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? ऐसे कौन से कंडीशन है जिसमें स्वपरागण हो रहा है? एक लिंगी पौधों में, द्विलिंगी पौधों में, ए व बी दोनों, या किसी में नहीं। देखो, एक लिंगी का मतलब क्या है? एक पादप पर एक लिंग उपस्थित है, यानी एक ही प्रकार का पुष्प है। द्विलिंगी का मतलब क्या है? एक पादप पर दो लिंग उपस्थित है, उस कंडीशन को कह रहे हैं द्विलिंगी। तो स्वपरागण कब होगा? जब एक ही पौधे पे दोनों प्रकार के जो पुष्प है वो उपस्थित हो। तो यानी कि द्विलिंगी जो पुष्प है इसमें स्वपरागण होता है। और कुछ ऐसे पुष्प भी होते हैं जो क्या होते हैं, एक लिंगी प्रकार के होते हैं, उनमें भी स्वपरागण होता है। जैसे सजातीय पुष्प परागण अपन ने पढ़ा है, जैसे मक्का जिसका उदाहरण है। तो मक्का का पादप तो कैसा है? मोनोसियस है, लेकिन जो पुष्प है वो कैसे होते हैं उसके? एक लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? यानी कि बिना निषेचक बीज किस पौधों में बनते हैं? पहला ग्रुप है अस्ट्रेसिया और गासे, दूसरा है सरसों, तीसरा है साइट्रस और आम, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एस्ट्रेसिया और गासें होती हैं उनमें देखने को मिलता है असंजनन यानी एपोमिक्सिस, यानी बिना निषेचन के ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। जबकि बिना निषेचन के फल का निर्माण किस में होता है? वो होता है केले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं, यानी जो भ्रूण कोश है उसके मध्य में जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है प्रारंभिक केंद्रक कहा जाता है, या द्वितीय केंद्रक, या सहायक कोशिका कहा जाता है, या ए और बी दोनों, यानी प्रारंभिक केंद्रक भी और द्वितीय केंद्रक भी। तो इसका जो सही आंसर है, भ्रूण कोश के मध्य में जो कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक कितना होता है ना? कोशिका होती है एक, और उसके अंदर केंद्रक होते हैं दो। तो यानी कि सही आंसर कौन सा है? द्वितीय केंद्रक कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, सामान्य आवृत बीजी जो भ्रूण कोश होता है वो कैसा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, पंचकोशिकीय और सात कोशिकीय। अभी जस्ट डायग्राम बना के बताया था कि एक भ्रूण कोश होता है उसमें 7 कोशिकाएं होती है, उनमें से 3 एंटीपोडल सेल होती है, एक अंड कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती है और एक केंद्रकीय कोशिका होती है। तो 7 कोशिकाएं होती है, लेकिन जो केंद्रक की संख्या है वो 8 होती है। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में बीजांड क्या परिवर्तित करता है, या बीजांड किस रूप में विकसित होता है? मध्यावरण के रूप में, या बीज में, या भ्रूण में, या भ्रूणपोष में? तो इसका जो सही आंसर है वो है बीज में। बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, और जो अंडाशय है वो अंडाशय फल के अंतर्गत परिवर्तित होता है। तो निषेचित जो बीजांड होता है वो बीज कहलाता है, और जो परिपक्व अंडाशय होता है वो क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो एक लेक्चर में अपन ने सोल्व किए हैं इंपॉर्टेंट अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक प्रकार के क्वेश्चन, और इस दूसरे लेक्चर में अपन ने जो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सोल्व किए हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको जब भी इनका सॉल्यूशन देखना है तब जो भी इसके बाद जो 3 ऑप्शन है उनके आंसर क्या है, या वो किसी न किसी के उदाहरण होंगे तो उनको सोल्व करेंगे। तो आपको यहाँ से इस 20 क्वेश्चनों के बजाय आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्लासों को आप लगातार देखते रहिए, आप चैप्टर के नोट्स पढ़ते रहिए, उसके बाद में आप इनको सोल्व कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे
जो भी ये क्वेश्चन लिए गए हैं ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है और जो आरबीसी बोर्ड का जो पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड है और उसी के बेस पे ये दोनों जो सीरीज है ये स्टार्ट की गई है। तो पहला चैप्टर अपना आज कंप्लीट है जिसमें अपन ने 2 लेक्चर लिए हैं। एक लेक्चर में अपन ने लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक जिनकी बोर्ड की जो लैंग्वेज होती है उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व किए हैं और जो दूसरा है वो है एमसीक्यूज के बेसिस पे। तो यदि ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो आप जो अपने दोस्त है उनको भी ये वीडियो साझा कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि जिसके पास में नोट्स नहीं है या उसने नहीं पढ़ पाया वो या कोई सुविधा नहीं मिल पाई है तो उसको भी आसानी से वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके और अपने जो परसेंटेज है उनको इंक्रीज कर सके। और जो ये एमसीक्यूज है ये आपको 12th बोर्ड एग्जाम के बाद में जो कंपटीशन दे रहे हो आप, जैसे बीएससी नर्सिंग का कंपटीशन हो गया, नेट का कंपटीशन हो गया या जो एम्स का कंपटीशन हो गया, इन सीयूटी का कंपटीशन हो गया, जेट का कंपटीशन हो गया, आईसीआर का कंपटीशन हो गया, इन सभी में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी आपको ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत सारे हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।